हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम 15 क्वेश्चंस कराएंगे सब्जेक्टिव, कल हम 15 क्वेश्चंस कराएंगे पेडागोजी के। इसे हमने पहले आपके मैथ के, सीडीपी के और ईवीएस के करा दिए हैं। सब्जेक्टिव और पेडागोजी दोनों ना देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी की बात करेंगे और हिंदी के भी हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं। एज मैंने आपको बताया 15 नंबर के सब्जेक्ट के, 15 नंबर की पेडागोजी। हिंदी सबसे ज़्यादा ईजी होती है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें ये गद्यांश पूछते हैं। तो देख लो क्या पूछता है। सबसे पहले गद्यांश होगा 1 से 9 तक। इस गद्यांश को पढ़ना है, पूछे गए प्रश्नों के में उपयुक्त उत्तर देने हैं विकल्प से चुनकर। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि जब गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर भी हम अच्छे से दे पाएंगे। हमारा गद्यांश कह रहा है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। निडर जो किसी से नहीं डरती, बेखौफ जिसे किसी का खौफ ना हो। तो हमें कैसी जिंदगी का चयन करना चाहिए? साहस की जिंदगी का, क्योंकि ये जो होती है वो बहुत अच्छी जिंदगी होती है। साहसी मनुष्य की असली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब ये वो दूसरों को देख कर राय नहीं बनाता, अरे मैं ऐसा करूंगा तो लोग ऐसे सोचेंगे। वो अपने हिसाब से चलता है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। जनमत यानी लोगों का मत, लोगों की सोच की उपेक्षा करना मतलब ना मानना। वैसा अगर व्यक्ति जीता है उस तरह से तो वही उसकी असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना कि साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। यानी कि ये जो होते हैं ये वे व्यक्ति नहीं होते हैं जो अगर पड़ोस वाला बच्चा देख रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। नहीं, अगर मुझे आईएएस बनना है, अगर मुझे इंजीनियर बनना है, अगर मुझे टीचर बनना है तो मैं टीचर ही बनूंगा, चाहे पड़ोस वाला आईएएस बने या कुछ भी बने। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। ये नहीं सोचता है, ना तो अपनी गति को उनके हिसाब से बदलता है ना तो उनकी गति के हिसाब से बदलता है। ठीक है, चाल देखकर ना तो कमजोर पड़ता है ना भी बहुत अधिक चलता है, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। तो हमारा ये था गद्यांश जो साहसी जीवन से जुड़ा हुआ था। पहला ही क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? ऑप्शन ए है समझौतावादी जिंदगी, ऑप्शन बी है सादगीपूर्ण जिंदगी, ऑप्शन सी है अवसरवादी जिंदगी, ऑप्शन डी है साहस की जिंदगी। पूरे अपने गद्यांश में ही पढ़ा साहस की जिंदगी, साहस की जिंदगी। तो साहस की जो जिंदगी होती है वो सबसे बड़ी जिंदगी कही गई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मतलब जो ऊपर गद्यांश दिया गया था उसको पढ़ने के बाद साहस की जिंदगी ही सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। ऐसी जिंदगी की पहचान ये है कि वे बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। मतलब वो किसी से नहीं डरता ना ही किसी का खौफ खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह, ऑप्शन ए है सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बाधाओं से घबराता है। तीसरा है कि लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। चौथा है बिल्कुल लापरवाह होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे ये गद्यांश पढ़ा था कि साहसी मनुष्य की असली पहचान ये होती है कि वह लोगों के सोच की परवाह नहीं करता है। ठीक है, ना ही वो बाधाओं से घबराता है, आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बिल्कुल लापरवाह होता है। लेकिन सबसे अच्छा ही था, लेकिन लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य की असली पहचान यही होती है कि वह लोगों के सोच की परवाह नहीं करता है। नेक्स्ट है कि दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? कैसे लोग होते हैं जो दुनिया की असली ताकत होते हैं? ऑप्शन ए है जनमत की उपेक्षा करने के जीने वाले, ऑप्शन बी है सभी लोगों की सलाह मानने वाले, ऑप्शन सी है मनुष्यता को महत्व ना देने वाले, ऑप्शन डी है पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। तो ये तो बकवास ऑप्शन है। सबसे अच्छा ये कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले असली ताकत होती है। लेकिन 50 लोग और 50 लोगों की बातें किसकी किसकी सुनती फिरोगे? अगर सबकी सुनोगे कैसे जी पाओगे? हमारी व्याख्या भी कह रही है गद्यांश के अनुसार दुनिया की असली ताकत जनमत यानी लोगों के मत, लोगों की सोच की उपेक्षा करके जीने वाले लोग होते हैं और जो मनुष्यता को भी प्रकाश उसी आदमी से मिलता है। नेक्स्ट है कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों से भी रस लेता है? सारा का सारा गद्यांश से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गद्यांश अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आंसर अच्छे से आप दे पाएंगे और आपके नंबर पक्के। पहला है कि जिन सपनों में वास्तविकता होती है, ऑप्शन बी है जो सपने रसपूर्ण होते हैं, ऑप्शन सी
सी है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता, और ऑप्शन ए जो सपने साकार होते हैं। इसमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लड़ाना होता है, गद्यांश के अनुसार आंसर देने होते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि आप कुछ और आंसर देना चाहते हैं पर गद्यांश में कुछ और है, तो अपने पास से कोई आंसर नहीं देना, सारा गद्यांश को देख कर ही देना है। तो किन सपनों से भी रस लेते हैं, हमारे गद्यांश में कहा गया था कि जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता, साहसी मनुष्य उनसे भी क्या लेते हैं, रस लेते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये देश का काम है। ऑप्शन ए क्रांति करने वाले लोगों, ऑप्शन बी है साहसी लोगों, ऑप्शन सी है साधारण जीव, ऑप्शन डी है हिंसक लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण जीव। आस पड़ोस को देखकर वे चलते हैं जो साधारण होते हैं, जबकि जो साहसी हैं, हिंसक हैं, क्रांति करने वाले लोग हैं, वे आस पड़ोस को नहीं देखते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन से कि उपयुक्त वाक्य में जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति के लिए साधारण जीव सही होगा, क्योंकि इस तरह से हमारा पूरा वाक्य बनेगा कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना है किसका काम होता है, साधारण जीव का काम है। नेक्स्ट है कि निडर शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। समानार्थी शब्द वह शब्द होता है जो समान अर्थ देगा, मतलब एक जैसे, यानी कि जो ऑप्शन ए है डरपोक, ऑप्शन बी है कायर, ऑप्शन सी है साहसी, ऑप्शन डी है भयभीत। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी साहसी। निडर यानी कि जो किसी से नहीं डरता उसे कहते हैं निडर, और निडर का मतलब साहसी होता है, जबकि डरपोक इसका जो होगा विलोम होगा, कायर भी विलोम होगा, और भयभीत जो डर जाता है ये भी होगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि निडर शब्द का समानार्थी साहसी होगा। नेक्स्ट है कि ताकत का विलोमार्थी क्या होगा। विलोमार्थी शब्द वह होता है जो उल्टा अर्थ देते हैं। ऑप्शन ए निर्बलता, ऑप्शन बी है अधिकार, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है क्षमता। तो हमारा एक शब्द है ताकत, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है उसका विलोम होगा निर्बलता, जिसके पास बिल्कुल ताकत नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे ताकत शब्द का विलोमार्थी शब्द जो है वो निर्बलता होगा। अधिकार का होगा अनाधिकार, शक्ति का होगा क्षीणता, और क्षमता का होगा अक्षमता। नेक्स्ट है कि बेखौफ का अर्थ है। ऑप्शन ए है भीत, ऑप्शन बी है निर्भय, ऑप्शन सी है संकित, ऑप्शन डी है डरपोक। बेखौफ जिसे किसी का खौफ ना हो, यानी कि निर्भय किसी का भय ना हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन से कि गद्यांश के अनुसार बेखौफ का अर्थ निर्भय होगा। भीत का मतलब होता है डरा हुआ, संकित का मतलब होता है शंका युक्त, जिसके मतलब शंका होती है। डरपोक का मतलब होता है कायरने से शुद्ध रूप छांटिए। ऑप्शन ए है मध्यम, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन डी है मध्यम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यम। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द है मध्यम, बाकी सब कैसे हैं असंगत है। हमारा काव्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले हमने गद्यांश पढ़ा था, अब हम एक काव्यांश पढ़ेंगे। हमारे दो आते हैं, एक गद्यांश और एक काव्यांश, दोनों के आंसर देने होते हैं। काव्यांश है कि चंदा तारों की सहज कांति नदियों में है मुस्कान भरी, हे पवन झकोरों में दुलार खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा तब से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति सुविवेकी भारत माता हूँ। यहाँ एक बहुत अच्छी हमें कविता दी गई थी, बहुत सुंदर काव्यांश दिया गया था और आंसर देने हैं। पहला है कि यहाँ की नदियों और हवा में क्या है। ऑप्शन ए है कटुता का भाव, ऑप्शन बी है मुस्कान और दुलार, ऑप्शन सी है जल की और नमी, ऑप्शन डी है दुस्साहस और सुंदरता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्कान और दुलार। यहाँ की नदियों और हवा में मुस्कान और दुलार है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि उपयुक्त काव्यांश में यहाँ की नदियों और हवा में मुस्कान और दुलार है। चंदा तारों की सहज कांति नदियों में है मुस्कान भरी, नदियों में क्या थी, मुस्कान भरी है। पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी। नेक्स्ट है कि खेतों में दौलत बिखरी जो है उस होने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है खेतों में फसल लहला रही है, ऑप्शन बी है खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, ऑप्शन सी है खेतों में फसल सूख रही है, ऑप्शन डी है खेतों में धन गड़ा है। तो हमारे पास एक था कि खेतों में दौलत बिखरी, इसका मतलब क्या था, तो सही आंसर हमारी हो जाएगी ऑप्शन है खेतों में फसल लहला रही है, मतलब लहरा रही है। खेतों में फसल बहुत अच्छे से लहरा रही थी, पककर खड़ी हो गई थी
और बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, तो हम कह रहे थे कि खेतों में है दौलत बिखरी। ठीक है, यहाँ में पवन झकोरों की दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी। नेक्स्ट है कि भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है। ऑप्शन ए है क्योंकि वे अन्न और जमीन छीन लेती हैं, क्योंकि वे वर्षा करवाने में सहायक होती हैं। थर्ड है क्योंकि वे धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। ऑप्शन डी है क्योंकि वे सुधा पीकर मुस्कुराती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वे धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं, इसलिए भारत माता को सुविवेकी कहा गया है। क्या करती हैं वे? धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि काव्यांश में भारत माँ को सुविवेकी इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत माँ हमें धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। नेक्स्ट है कि किसके पग में विश्वास भरा है। ऑप्शन ए है खेतों के, ऑप्शन बी है बाघों के, ऑप्शन सी है मनुष्यों के, ऑप्शन डी है भारत माता के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत माता के पग में क्या भरा हुआ था? विश्वास भरा हुआ था। एक्सप्लेनेशन से कि काव्य के अनुसार भारत माता के पग में विश्वास भरा हुआ था, क्योंकि हमारा था पंक्ति कि पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से ये जीवन निखरा। नेक्स्ट है कि चंदा तारों की सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है। ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो यहाँ पे सा और सी आ जाता है, वहाँ पे कौन अलंकार होता है हमारा? हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा। चंदा तारों की सी सहज कांति में निहित अलंकार उपमा अलंकार है। एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार निहित है, क्योंकि उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि राधा रति के समान सुंदर है, यहाँ राधा किसके समान सुंदर है? रति के समान सुंदर है, यानी एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा प्रखर का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए है प्रचंड, ऑप्शन बी है तीक्ष्ण, ऑप्शन सी है कुशाग्र, ऑप्शन डी है सहनशील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहनशील जो है वो प्रखर का अर्थ नहीं है, जबकि प्रखर का मतलब प्रचंड, तीक्ष्ण और कुशाग्र होता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सहनशील प्रखर का अर्थ नहीं है, जबकि प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र ये सब प्रखर के समान अर्थ हैं। सहनशील का अर्थ होता है सहन करने वाला होगा। ठीक, हमारा पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि जो बोली होती है और जो लहजा होता है उसमें से कौन सा शब्द इसमें से चार ऑप्शन में से सही होगा। पहला है कि बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि जो लहजा होता है वो भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी वास्तविक भाषा होती है वो तो होती है बोली, लेकिन जो लहजा होता है, भाषा किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से उसे हम एक्सप्रेस करते हैं, वो उस तरीके से संबंधित है। देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित होती है, जबकि जो बोली होती है वो भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। यानी कि जो लहजा होता है वो तो हमारी वास्तविक भाषा हो गई, लेकिन जो बोली होती है वो भाषा बोलने का जो तरीका होता है उससे संबंधित होती है। नहीं, फिर भी थोड़ा तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। तो इसने तो ये बोल दिया है कि जो लहजा होता है वो क्या होता है? एक लैंग्वेज होती है, उसके अलग अलग जो होते हैं वो रूप होते हैं, जिनकी व्याकरण कैसी होती है, ग्रामर वो डिफरेंट होती है। फोर्थ है कि बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका होता है। बोली क्या होती है? कोई व्यक्ति विशेष होता है, उसके उच्चारण का क्या होता है? तरीका होता है। तो इसमें हमें सबसे अच्छा आंसर लग रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें पूछा था कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही था। जो बोली होती है वो हमारी वास्तविक भाषा जो होती है उससे संबंध रखती है, जबकि जो लहजा होता है वो भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित होता है। ठीक है, आगे हम अपनी एक्सप्लेनेशंस भी देख लेते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस यानी व्याख्या कह रही है कि बोली और लहजे के बारे में सही कथन है कि बोली हमारी वास्तविक भाषा यानी कि रियल लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, जबकि जो लहजा होता है वो भाषा कैसे बोली जाती है वो एक जो तरीका होता है उस तरीके से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-2027 तक पूरा करना है। कक्षा
एक में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, जैसे ये प्राइमरी लेवल का है यानी 1 to 5 के लिए है, तो हमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ही अपने माइंड में रखकर आंसर देना है, ठीक है। और इसमें हमसे पूछ भी यही रहा है कि कक्षा 1 के साक्षरता के लक्ष्य किस तरह से रखे गए हैं। ऑप्शन ए है कि कम से कम 2 से 3 वर्गों वाले सरल शब्द पढ़ पाए, कि कम से कम ये तो करे कि 2 से 3 वर्णों वाले जो सरल शब्द हैं उनको वो अच्छे से पढ़ पाए। नेक्स्ट कह रहा है कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए, कम से कम 4 से 5 सरल शब्द जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं वो पढ़ पाए। तीसरा है कि प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना छोटा बच्चा कक्षा 1 का नहीं पढ़ पाएगा। चौथा है कि प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए, नहीं 60 भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन बी ही हमारा हो जाएगा कि हमने निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में चुना है कि 2026 और 2027 तक इसे पूरा करना है। तो कक्षा 1 में हम साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रख सकते हैं कि आयु उपयुक्त जो अपरिचित पाठ्य सामग्री है उसमें आए और कम से कम 4 से 5 जो सरल शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्य वो बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, उन्हें कोई डिफिकल्ट फील ना हो, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसा लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित करना जिसे वर्ष 2026-27 तक हमें पूरा करना है। और इसमें हमारा एक लक्ष्य है कि अच्छा 1 के बच्चे 4 से 5 सरल शब्द छोटे छोटे वाक्यों में उन्हें पढ़ पाएं। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण कौशल की यानी कि वो सुनने में कितने अच्छे हैं, क्लास में कहीं की बात उन्हें कितने अच्छे से समझ में आ रही है, क्या वो ध्यान दे भी रहे हैं, क्या वो सुन भी रहे हैं, तो ये श्रवण कौशल है। तो इसको क्या करना है, आकलन करना है, असेसमेंट करना है। तो इसलिए उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए, तो अध्यापिका उसे कैसे पता करा सकती है, किस गतिविधि के रूप में। ऑप्शन ए है कि पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, मतलब जो भी मैंने अभी पढ़ाया है उसके बाद हम आपसे ये कहें कि मैंने जो पढ़ाया था उसमें से कोई भी एक शब्द सुनने, जैसे कि श्रवण, श्रवण का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछें। अगर आपने बता दिया तो मैं जान जाऊंगी कि आपने कितना सुना है, कैसे सुना है, कि आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरह से एक गतिविधि लेना। दूसरा कह रहा है कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई, जैसे कि एक राजा था, एक रानी थी। राजा जो गया वो जंगल में गया, तो फिर उसने एक शेर को मार डाला। अब आपसे कहें कि उस कहानी में से चित्र बनाने के लिए कहें कि राजा का चित्र बनाओ या फिर शेर का चित्र बनाओ, ऐसा कुछ कहें जिससे हमें श्रवण के बारे में पता चलो। चलो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है कि विद्यार्थी को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। तो ऐसा कहना कि बच्चों खड़े हो जाओ और अपना स्वयं का परिचय दो 4-5 वाक्यों में। आई डोंट थिंक कि ये अच्छा है, क्योंकि ये अच्छा है लेकिन तब नहीं अच्छा है जब मुझे ये पता करना है कि आप श्रवण कौशल, मैंने तो कुछ और पढ़ाया आपको, लेकिन जो आप हैं उनसे ये कह दें कि आप 4-5 वाक्यों में अपने बारे में बता दो। आप तो अपने बारे में बता ही देंगे, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इससे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा ना, तो ये नहीं सही है। चौथा है कि दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। मतलब क्या करना है कि हमने कोई चित्र आपको दिखा दिया, फिर कहें कि 3 वाक्यों में इसका वर्णन करो। अच्छा है बट इफेक्टिव नहीं है लर्निंग में, कौन सी वाली में, श्रवण कौशल में, क्योंकि हमें तो आपकी कौन सी स्किल को जानना है कि आप अच्छे से हेयरिंग स्किल को, कि आप अच्छे से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। लिसनिंग पावर आपकी कितनी अच्छी है। मैंने आपको कुछ और पढ़ाया और आपने का परिचय देने से आपको पता नहीं चलेगा, दिए गए चित्र को दिखाने से भी नहीं पता चलेगा। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहें। हमने आपको कुछ बताया है, कुछ समझाया है, फिर उस पर क्या है कि चित्र बना के दिखाओ, तब अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्या होगा, तब पता चल पाएगा कि आप अच्छे से उससे सुन भी रहे थे कि नहीं। तो सबसे अच्छा आएगी श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने जो विद्यार्थी हैं उनके श्रवण कौशल का आकलन करना चाहती है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती है कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है और इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है कि बारीकी से पठन, ऑप्शन बी है गहन पठन, ऑप्शन सी है सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन डी है विस्तृत पठन। देखो इसने हमसे कहा है कि
कि जो एक बालिका है वो क्या कर रही है, अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। तो इस प्रकार के पठन को हम ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विस्तृत पठन कहेंगे। बारीकी से पठन होता है कि एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या होता है। सरसरी तौर पर होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि हाँ जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, कि कुछ नहीं लेना देना। गहन पठन मतलब अंदर जाके पढ़ना, लेकिन विस्तृत पठन जो है वो अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, तो वो विस्तृत पठन कर रही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, तो इस प्रकार के पठन को हम विस्तृत पठन कहेंगे। विस्तृत पठन क्या होता है? विस्तृत पठन में जो पाठक होता है वो अपनी रुचि यानी अपनी इंटरेस्ट के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। इसमें क्या होता है कि अपने इंटरेस्ट के लिए, यानी कि मुझे कुछ कहानी पढ़ना पसंद है, मुझे कोई दूसरा नॉवल पढ़ना पसंद है, मुझे उपन्यास जो होते हैं जैसे कि ऑटोबायोग्राफी है वो मुझे पढ़नी पसंद है, तो मैं किस लिए पढ़ रही हूँ? अपनी खुशी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो वो होता है विस्तृत पठन। ठीक है, गहन पठन होता है कि समझ के लिए पढ़ना, अंदर अंदर जाके पढ़ना कि इससे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। सरसरी मतलब ऊपर ऊपर से होता है, लेकिन वो क्या कर रही थी, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रही थी, विस्तृत पठन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान में किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन ए मानस मंथन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ऑप्शन बी है समीक्षा करना, ऑप्शन सी है संपादन, ऑप्शन डी है पुनरावृत्ति। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मानस मंथन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ठीक है, कक्षा 4 की जो अध्यापिका है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है, लेकिन पहले की गतिविधि के दौरान मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग अनुसरण कर सकती है। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि क्या होती है। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि क्लास 4 की जो टीचर है, टीचर कक्षा 4 की क्लास टीचर है, वो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है और लेखन की पूर्व गतिविधि के दौरान मानस मंथन या युक्ति का अनुसरण कर सकती है। क्या होती है? इस शिक्षण की ऐसी विधि होती है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जाता है। यानी कि एक ऐसी जो टीचिंग की टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, जो अधिगम करता होता है, जो मतलब जिसे सिखाया जा रहा है, उसके दिमाग में क्या करना कि समस्या का किस तरह से समाधान होगा, उसके विचारों के समाधान का क्या करना स्फुटन किया जाता है। बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होता है, मतलब बहुत सारे माइंड में तूफान जैसा उठता है, इसे स्ट्रॉमिंग कहते हैं। इसका इस तरह से प्रयोग होता है, इसका इस तरह से प्रयोग होता है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा वो अच्छे से समझ में उसे आ पाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यालय के साथ पठन बोधन का प्रयोग कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकते हैं? ऑप्शन ए है पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, ऑप्शन बी है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, चौथा है कि पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। सही आंसर इसमें देखो कौन सा होगा। हमारा पूछ रहा है कि कक्षा 3 की जो टीचर है, क्लास 3 की, वो विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य करेगी। किस पर कार्य करेगी? पठन बोध पर। तो वे किस युक्ति का प्रयोग करेगी? जैसे कि पाठ में कोई भी कठिन शब्द आ गए, उसका क्या करना? श्रुतलेख करवाना, मतलब कोई कठिन शब्द है तो बार बार बुलवा के दिखवाना, या फिर उसे अच्छे से लिखवा के दिखवाना, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमने कोई सामग्री पढ़ाई है, फिर उस पर कह सकते हैं कि एक राजा था, तो राजा कहाँ रहता था, राजा क्या करता था, तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा है कि पढ़ी गई जो पाठ्य सामग्री में डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसके अर्थ याद करवाना और लिखवाना, मतलब इन डिफिकल्ट वर्ड्स की तुम लर्न कर लो और इसे अच्छे से लिखवाओ। चौथा है कि पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो इसमें से हम कौन सी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं पठन बोध में? तो सही आंसर इसमें हमारे हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ठीक, क्लास 3 की टीचर है, वो क्या कर सकती है? पठन बोध पर कार्य करने के लिए जो हमने पढ़ाया उस पर आधारित प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि क्लास 3 की जो टीचर है वो अपने विद्यार्थियों के पठन बोध पर कार्य कर रही है, तो पढ़ी गई सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछ सकती है। नेक्स्ट है कि एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते
पढ़ते हैं, तत्पश्चात यानी उसके बाद कार्यों को पूरा करने के लिए जो सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, ऑप्शन बी है प्रवाह के साथ श्रुतलेख, ऑप्शन सी है डम्ब सिराड मूक अभिनय और ऑप्शन डी है जिज्ञासा श्रुतलेख। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिज्ञासा श्रुतलेख। ठीक है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें जो शिक्षार्थी है वो पाठ्य सामग्री के विभिन्न यानी अलग अलग हिस्सों को सुनता पढ़ता है, उसके बाद कार्यों को पूरा करने के लिए जो सूचनाएं होती हैं उनका क्या करता है? आदान प्रदान। तो ये जो है वो जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जिज्ञासा श्रुतलेख। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि एक पठन संबंधी गतिविधि यानी कि पढ़ने से संबंधित कोई एक्टिविटी जिसमें जो शिक्षार्थी है वो पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं। टीचर क्या करते हैं कि जो हमें हमने पढ़ाया है जो पाठ्य सामग्री उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसके बाद वो उस कार्य को पूरा करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करते हैं। तो ये जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है, ऑप्शन ए है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन बी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन सी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी और फोर्थ है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण जो है वो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है और जिसका मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव नॉट इंटरवेंशन इनिशिएटिव। क्या है? इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे होगा रीडिंग। तो क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्या होगा? विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इजी निपुण है, निपुण की फुल फॉर्म होती है। एक्चुअली मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगी जिसमें सारी फुल फॉर्म आपकी ले लूंगी जो कि सीटेट में पूछी जाती हैं। तो निपुण होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी में भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है और इसका पूरा नाम यही होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट है कि एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा किए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। यानी कि क्या किया है विद्यार्थी ने कि उसके टीचर ने उसे कोई भाषा कार्य दिया है तो उसको अपने सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला होता है, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला और वयस्क उसकी मदद से पूरा करना है। इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क के अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी है आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन सी है सादृश्यकरण, ऑप्शन सी है निकृष्ट विकास का क्षेत्र। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी निकृष्ट विकास का क्षेत्र। ठीक है, कुछ भी कह रही है कि एक शिक्षार्थी जो एक जो स्टूडेंट है उसने अपने टीचर द्वारा दिए गए भाषा कार्य है उसको अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों और अपने वयस्कों की मदद से पूरा करना है। तब इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क और उसके साथ मतलब कितना वो खुद से कर सकता है और कितने अगर उसके दोस्त मदद करेंगे तो उसे अच्छे से कर पाएगा। तो इसके बीच का अंतराल जो होता है उसे निकृष्ट विकास का क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि और ये निकृष्ट विकास का क्षेत्र जो है वो गोत्स्की ने दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि मुद्रित संबद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। जो मुद्रित संबद्ध है उसका परिवेश क्या करता है? हमें भाषा को अधिगम करने में मतलब लर्न करने में सीखने में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए टीचर है उसको क्या करना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्यक सामग्री जो है वो पढ़ने के लिए क्या देने चाहिए? अवसर देने चाहिए। दूसरा है कि विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए।
तीसरा है कि विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में क्या करनी चाहिए, मदद। और चौथा है कि अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य जो पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मुद्रित श्रमद्ध परिवेश का सृजन जो होता है वो भाषा के अधिगम में क्या करता है, मदद। कक्षा में इस प्रकार का प्रवेश सृजित करने के लिए जो टीचर है उसको विद्यार्थियों को पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री है वो क्या करना, पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है। पहला है बवलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। दूसरा है बवलाना, एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। तीसरा है एक शब्दी वाक्य चरण बवलाना, ये तो गलत हो जाएगा, बवलाना बाद में दिया है। चौथा एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण बवलाना, ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बवलाना, फिर दो शब्दी वाक्य चरण, फिर एक शब्दी वाक्य चरण, फिर हमारा संक्षिप्त वाक्य चरण। ठीक है, ये भाषा अर्जित करने का सही क्रम है। एक्सप्लेनेशन है कि प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है बवलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण है। भाषा को अर्जित करने का सिद्धांत जो है वो चॉम्स्की ने दिया था। प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से क्या की जाती है, अर्जित की जाती है। 6 से 10 महीनों में शिशु जो है वो बड़बड़ाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, 6 से लेकर 10 महीनों में। नेक्स्ट है कि यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन है ले वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है जीरोम ब्रूनर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉम चॉम्स्की। एक्सप्लेनेशन है कि यह विचार कि मनुष्य जो है वो सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते, ये कथन नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, नॉम चॉम्स्की का नाम। नॉम चॉम्स्की को भाषा विकास का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट का फादर कहा जाता है नॉम चॉम्स्की को। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि LAD होता है, जिसकी सहायता से भी किसी भाषा को वो कैसे सीख सकता है, तीव्र गति से। दो बातें याद रखना कि जो है भाषा विकास का जनक वो कहा जाता है नॉम चॉम्स्की को। इन्होंने LAD यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन्होंने लैड के बारे में बात की थी। नेक्स्ट है कि नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूबारिक किसका आकलन करेगा। ऑप्शन ए है उच्चारण का, ऑप्शन बी है व्याकरण का, ऑप्शन सी है प्रवाह का, ऑप्शन डी है शब्द भंडार का। ऑप्शन डी हमारा सी हो जाएगा शब्द भंडार का। देखो आपने जैसे ही देखा होगा कि हमने ऑब्जेक्टिव में कोई आपको डिफिकल्टी फील ही नहीं होगी, बहुत इजी है। 2 गद्यांश, आपको एक गद्यांश और एक काव्यांश दिया जाता है, वो दोनों कर लेंगे आपका सॉल्व हो जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन ये 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है वो है पेडागोजी, और पेडागोजी इजी नहीं होती है। ठीक है, पेडागोजी हार्ड होती है, समझ के रखना। पेडागोजी को इजी मत मानना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना हिंदी की पेडागोजी। हमारी एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, ये रूबारिक शब्द भंडार का आकलन करेगा। बालक प्रथम अवस्था में निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ नहीं होते, निरर्थक शब्द का क्या करता है, यूज। शब्द बोलने में बालक को एक समस्या उच्चारण की होती है, शुरू में बालक अनुकरण से ही उच्चारण सीखता है। मतलब एक शब्द पापा पे ऐसे क्यों जो है वो दोहराता चला जाएगा, तो उसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। पर बच्चों के लिए तो उसका अर्थ है ना, बच्चे उन्हें कहते बार बार ऐसे दोहराते रहते हैं और धीरे अनुकरण करते करते वो सही से भाषा का उच्चारण करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। नहीं पूछा है, ठीक है, किसके लिए नहीं प्रयोग की जानी चाहिए, वाचन कौशल के आकलन के लिए। पहला है कि पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। दूसरा है आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती है उसके बारे में बताओ। तीसरा है अपने आप का 4-5 शब्दों में यानी वाक्यों में परिचय दो। चौथा है कि दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताना है, ये प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। आप जिन परिधानों को बहुत अधिक पसंद करते हैं उनके बारे में बताओ, इससे हमें उनके वाचन कौशल का प्रयोग पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जो जिन परिधानों को बहुत अधिक पसंद करते हैं तो बिना रट्टा मारे वो उनके बारे में बता सकते हैं। अच्छा 4-5 वाक्यों में परिचय देने के लिए भी कह सकते हैं, वो भी अच्छे से वो कर सकता है बिना रट्टा मारे अपने आप के बारे में। दिखाया जा रहा है चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो, ये भी वाचन कौशल का अच्छा प्रयोग है। लेकिन पढ़ा गया जो पाठ है उसे शब्दों के अर्थ बताने के लिए तो कहें तो ये कोई उसका वाचन नहीं होगा कौशल, इससे तो वो रट्टा मार लेगा, बता देगा, उसका वाचन कौशल कहाँ प्रयोग हो रहा है। आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं पूछा था तो हमारा गलत ही सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु पढ़े गए पाठ के शब्दों का अर्थ बताना उपयुक्त नहीं होता है। बच्चों को किसी पाठ से शब्दों का अर्थ बताना कठिन कौशल होता है, इसलिए उनको अर्थ का कौशल नहीं दिया जाता है। ठीक है, शब्द के अर्थ याद था वो सब तो डिफिकल्ट हो जाएगा छोटे छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट है कि वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। ये भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्फेजिया, ऑप्शन सी है डिसरथ्रिया, ऑप्शन डी है डिस्कैलकुलिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्फ्रेजिया। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि डिस्फ्रेजिया वे भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। ये भाषा बोलने और समझने के तरीकों को क्या करता है, प्रभावित। जबकि डिस्प्रेक्सिया दिमाग से संबंधित मनोविकार होता है। डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स से संबंधित है। डिसरथ्रिया एक भाषण ध्वनि विकार है। ये सारे याद रखना, एग्जाम में सारे ही पूछ लिए जाते हैं। डिस्प्रेक्सिया पूछे तो किससे संबंधित, दिमाग से संबंधित मनोविकार। डिस्कैलकुलिया बहुत बार पूछा गया है, ये गणितीय संबंधित है, मैथमेटिक्स है। डिसरथ्रिया ये भाषण ध्वनि विकार है। वहीं डिस्फ्रेजिया है जिसे व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम में शब्द नहीं रख पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हिंदी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ये मैथ ईवीएस का करा दिया है और सीडीपी का भी करा दिया। आपने ना देखा हो तो वीडियोस देख लीजिए, हमारी प्ले लिस्ट में जाकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।